हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस विज्ञान, और इस विज्ञान के अंदर हम जो 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं उसका आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो पार्ट 3, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 151 नंबर। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों से क्या प्राप्त होता है? ए भोजन, बी सीमेंट, सी पत्थर, डी यह सभी। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों तो ये सभी प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, गंगा के ऊपर जो सफाई का कार्यक्रम है जो किस वर्ष योजना प्रारंभ हुई थी? ए 1980 में, बी 1985 में, सी 1990 में, डी 1995 में। दोस्तों, ये याद रखना है, ये हुआ था बी 1985 में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 153, किसी आर श्रृंखला के विभिन्न चरण निरूपित करते हैं। दोस्तों, आर श्रृंखला के अलग अलग चरण, विभिन्न चरण क्या निरूपित करते हैं? एक आहार जाल को, एक पोषी स्तर को, सी पारितंत्र को, या फिर डी जैव आवर्धन को। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अलग अलग आहार श्रृंखला होती है, उसके विभिन्न चरण है ना, वो पोषी स्तरों को निरूपित करते हैं। इसके विभिन्न चरण है ना, पोषी स्तरों को निरूपित करते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। प्रश्न नंबर 154, किसी पारितंत्र में प्रचलित विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में मानव कोई है? मानव क्या है आहार श्रृंखला के अंदर? उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों हैं, या फिर उत्पादक और अपमार्जक हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव क्या करता है? मानव तो उत्पादक से खाता है, तो ये क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? उपभोक्ता। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अजैव निम्नीकरणीय दिए गए ऑप्शन में से? ए कपड़ा, बी लकड़ी, सी फलों के छिलके, डी चमड़ा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ इन दिए गए ऑप्शन के अंदर हमारा डी चमड़ा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी है, गोबर ये भी है, कोयला ये भी है, नाभिकीय। हाँ दोस्तों, ये डी है ना, ये जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 157, दोस्तों प्रश्न नंबर 157, प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु वर्णीय शब्द हैं। दोस्तों, प्रिज्म में जो अलग अलग रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है, उस रंगों का क्या एक शब्द है? ए वाला यस, या फिर बी वाला, या फिर सी वाला, या फिर डी वाला। देखो इसके अंदर दोस्तों हमने देखा था कि विबज्योर था। ठीक है ना, VIBGYOR। ठीक है ना, ये था ना दोस्तों। तो इसके अंदर ये लाइन तो बी वाले में है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 158, स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु स्थित होता है। दोस्तों, एक स्वस्थ आंख के लिए सबसे निकटतम बिंदु जहाँ से वे स्पष्ट देख सकता है कौन सा? ए 25 सेंटीमीटर पर, बी 50 सेंटीमीटर पर, सी अनंत पर, या डी 1 मीटर पर। दोस्तों, सभी को पता है स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 159, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस हैं। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग लिया जाता है? ए गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, या फिर डी समतोत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी को बताएं अवतल लेंस को काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 159 का हमारा राइट हो जाता है सी। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 160, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए द्रुमिका, बी एक्सॉन, सी स्नेप्स, या डी आवेग।
ठीक है दोस्तों, तो सबको याद रखना है। सी सिनेप्स, खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 161, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? ए CaO का जल के साथ घुलना, CaO का क्या, CaO का जल के साथ घुलना, कैल्शियम ऑक्साइड का जल में घुलना, या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का CaO में बदलना, या फिर प्राकृतिक गैस का दहन, या उपरोक्त सभी। दोस्तों याद रखना, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण होना, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण हुआ तो हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो उसमें से CO2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CaO। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 162, ठीक है दोस्तों। हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, रुधिर किस प्रकृति का होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, या फिर डी कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय। दोस्तों हमारे रुधिर का पीएच कितना होता है? हमारे रुधिर का पीएच होता है 7.2 से 7.4 के बीच, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये 7 से ऊपर है तो हमारा रुधिर का कल कैसा हो जाएगा, रुधिर प्रकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों, क्षारीय हो जाएगी। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है, रुधिर क्षारीय प्रकृति का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 163, डायनासोर किस वर्ग से संबंधित हैं? दोस्तों डायनासोर को देखने पर कैसे लगते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो एक सरीसृप वर्ग से संबंधित लगते हैं। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो किस वर्ग से आता है, सरीसृप, जो रैंक के चलने वाले, ठीक है दोस्तों। तो सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं कौन, डायनासोर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 164, एक कांच की गुटके स्लैब की क्षमता होती है। दोस्तों एक कांच की गुटके स्लैब की क्षमता क्या होती है? दोस्तों इस गुटके की जो फोकस दूरी होगी तो वो क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है दोस्तों। तो अनंत होगी तो उसका जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ याद रखना उसकी लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य। तो ये हमारे दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 165, एल्यूमिनियम को किस समूह में रखा जाता है? दोस्तों एल्यूमिनियम को समूह किसके अंदर रखा जाए, ऐसे बहुत सारे समूह, कितने समूह दोस्तों, 18 समूह है। तो 18 समूह में से किस समूह के अंदर एल्यूमिनियम को रखा जाता है? ए तीसरे, बी 13वें, या फिर सी दूसरे, या फिर डी 8वें समूह के अंदर रखा जाता है। तो दोस्तों किस में रखा जाता है, सभी को पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम को 13वें समूह के अंदर रखा जाता है। तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 166, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों फ्यूज तार को अगर जोड़ा जाता है तो परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी श्रेणी क्रम व समांतर क्रम दोनों में, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 167, आकाश को नीले रंग का कारण है। दोस्तों आकाश नीले रंग का क्यों है, इसका क्या कारण है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी प्रकाश का अपवर्तन, या डी प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों याद रखना आकाश का नीले कलर का दिखने का कारण है कि वो नीले रंग का क्या कर रहा है, प्रकीर्णन कर रहा है। तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 168, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है। दोस्तों सिरके के अंदर कौन सा कार्बनिक अम्ल है? ए प्रोपेनोइक अम्ल, बी मेथेनोइक अम्ल, सी एथेनोइक अम्ल, या डी ब्यूटेनोइक अम्ल। दोस्तों याद रखना सिरके के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है सी एथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है दोस्तों? सी एथेनोइक अम्ल, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 169, आयनिक यौगिकों की गलनांक व कथनांक होते हैं। दोस्तों आयनिक यौगिक गलनांक व कथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, मध्यम होते हैं, अति निम्न होते हैं। दोस्तों याद रखना आयनिक यौगिकों के गलनांक कैसे होते हैं? हमेशा उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च, क्योंकि उनके बीच अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 170, तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? ए एल्केन कहलाते हैं, बी एल्केन कहलाते हैं, सी एल्काइन कहलाते हैं, या डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना वो तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 171। नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? ए भूरी परत, बी काली, सी लाल या डी हरी। दोस्तों याद रखना, तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 172। दाब, उत्प्रेरक, ताप आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान के साथ कैसे दिखाया जाता है? दोस्तों कोई भी अभिक्रिया लगती है तो बीच में क्या लगाते हैं? तीर का निशान। तो ये बोल रहे हैं कि दाब, उत्प्रेरक, ताप आदि ऐसी चीज़ों को इस तीर के निशान के ऊपर रखा जाता है, या फिर नीचे रखा जाता है, या फिर आगे रखा जाता है, या फिर ऊपर या नीचे दोनों जगह रखा जाता है। दोस्तों याद रखना, ये हम तीर के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे रखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या तो हम तीर के ऊपर रखते हैं या फिर हम तीर के नीचे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 173। दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों दानेदार जिंक, तो जिंक क्या एक प्रकार की धातु है, और हम HCl क्या एक प्रकार का अम्ल है। दोस्तों अम्ल और धातु की अभिक्रिया करते तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 174। कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच से, कोई विलियन अंडे से पीछे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा? तो विलियन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, NaCl होगा। Na, दोस्तों ये कैपिटल में लिखा हुआ है, NaCl होगा, या फिर HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर लिथियम LiCl, ठीक है दोस्तों, LiCl वो होगा, या फिर KCl होगा। दोस्तों याद रखना, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। वो क्या होगा? HCl होगा। क्या होगा दोस्तों? HCl होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 175। NaOH का 10 ml विलियन, NaOH का दोस्तों NaOH का 10 ml विलियन कितना दोस्तों? 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन को पूर्णतः उदासीन कर देता है। तो ये 10 ml 8 ml HCl को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl की कितनी विलियन की मात्रा होगी? यदि मैं NaOH की 10 की जगह कितना ले लूँ? 20, तो मुझे HCl कितना चाहिएगा? तो HCl को डबल कर दो। अगर मैं NaOH को 20 ले रहा हूँ तो मेरे को HCl को वापस उदासीन करने के लिए कितना चाहिएगा? 8 का डबल कर दो, 16 ml। कितना चाहिएगा दोस्तों? 16 ml। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 176। अम्ल, अम्ल क्या है दोस्तों? स्वाद में कड़वा होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो सार होता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, या फिर कार्बोनेट को विघटित कर देता है, या फिर स्पर्श करने पर फिसलने लगता है। दोस्तों ये सभी तीनों गलत है, एक सी वाला राइट हो जाएगा। वो कार्बोनेट को क्या कर देता है? विघटित कर देता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 177। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है? बदल जाती, क्या कहलाते हैं? ए गंधीय सूचक, बी संश्लेषी सूचक, सी लिटमस, या डी यह सभी सूचक। दोस्तों याद रखना, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 178। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को कहते हैं? दोस्तों ये सल्फाइड एस के हैं, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते तो क्या बोलते हैं? ए निस्तापन कहते हैं, बी संयोजन कहते हैं, सी भर्जन कहते हैं, या फिर डी दहन कहते हैं। दोस्तों सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हम उसको निस्तापन कहेंगे। क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 179। इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? दोस्तों इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सीसा, बी पारा, सी सोडियम, या फिर डी लोहा। तो दोस्तों याद रखना, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रश्न नंबर 180। कौन सी धातु चमक युक्त होती है? चमकदार कौन सी धातु दोस्तों? ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, या सी नाइट्रोजन, या डी आयोडीन।
दोस्तों ये धातु नहीं है, यहाँ पर अधातु आएगा। ठीक है दोस्तों, अधातु आएगा। ठीक है ना, तो अधातु कौन सी चमकदार है, तो ये आयोडीन है। कौन है दोस्तों, आयोडीन। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 181। अयस्क से गैंग को दूर करने को कहते हैं। दोस्तों अयस्क से अगर हम गैंग हटा रहे हैं, मतलब गंदगी चीज हटा रहे हैं जो उसमें खराब है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए निस्तापन बोलेंगे, बी भर्जन बोलेंगे, सी समृद्धिकरण बोलेंगे, या डी अपचयन बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा सी समृद्धिकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 182। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, केवल वायु की उपस्थिति में लग जाती है, केवल वायु की उपस्थिति में लग जाती हैं, या फिर केवल जल की आवश्यकता होती है, या फिर वायु जल दोनों की आवश्यकता होती है, या फिर वायु जल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 183। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। तो उसमें कितने सहसंयोजी बंधे। दोस्तों ये एथेन हो गया सी और सी, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ भी हाइड्रोजन, इससे भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो दोस्तों कितने सहसंयोजी बंध हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों 6 और बीच में ये 7, तो यहाँ पर 7 सहसंयोजी बंध अबंध हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 184। एल कोष द्वितीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दोस्तों एल कोष के अंदर द्वितीय आवर्त में जितने भी तत्व हैं उसके कोष में कितने तत्व होते हैं, ए 4, बी 8, सी 12, या फिर डी 16। दोस्तों एल कोष में याद रखना 8 तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 185। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस लक्षण पर आधारित हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किन लक्षणों को लेकर बनेगी, ए परमाणु भार पर, बी परमाणु द्रव्यमान पर, सी परमाणु क्रमांक पर, या डी परमाणु त्रिज्या पर। दोस्तों ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी सी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 186। तत्व का प्रथम आवर्तीकरण किसने दिया। दोस्तों तत्व का प्रथम आवर्तीकरण किसने दिया, ए डोबेराइनर ने, नहीं, बी J.A.R. न्यूलैंड्स ने, या फिर सी मेंडलीफ ने, या फिर डी लोथर मेयर ने। दोस्तों याद रखना तत्व का आवर्ती वर्गीकरण सबसे पहले मेंडलीफ ने दिया। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 187। लार में उपस्थित एंजाइम हैं, क्या है दोस्तों, ए लाइफेज, बी टाइलिन, सी पेप्सिन, या डी रेनिन। तो याद रखना दोस्तों लार के अंदर उपस्थित एंजाइम बी टाइलिन होगा। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 188। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। दोस्तों कोशिका में जो ऊर्जा बनती है किस रूप में बनती है, ए ATP, बी RNA, सी DNA, या डी ADP। तो दोस्तों ये बनती है ATP। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए को हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 189। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाली वृक्क की इकाई को कहते हैं। दोस्तों उत्सर्जन की क्रिया में जो भाग लेने वाली वृक्क इकाई क्या होती है, ए केशिका, बी रुधिराणु, सी कुपिका, या डी वक्राणु। दोस्तों याद रखना ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वक्राणु। तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 190। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहलाती है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र किन चीजों से मिलकर बना है, ए मस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, सी केशिका, या डी तंत्रिका। दोस्तों तंत्रिकाओं के मिलने से तंत्रिका तंत्र बनता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है, तंत्रिका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 191। निम्न में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि कौन सी, ए थायराइड ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय ग्रंथि, या डी एड्रीनलिन ग्रंथि। तो याद रखना दोस्तों मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 192। तने द्वारा
प्रवर्धन होता है। दोस्तों करने के द्वारा नए पौधे या कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ए पुदीने में, बी हल्दी में, सी अदरक में या डी यह सभी। दोस्तों याद रखना इन सभी के अंदर तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 193। मनुष्य में अंडाशयों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 1, 2, 3 या फिर 4। मनुष्य के अंदर, मनुष्य मतलब नर और मादा दोनों में, तो नर मादा के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ हमारा कितना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 194। किस रचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है? दोस्तों माँ के गर्भ के अंदर बच्चा किस चीज से भोजन या पोषण प्राप्त करता है? ए रुधिर वाहिनी से, बी गर्भनाल से, सी आमाशय से या डी अंडवाहिनी से। दोस्तों याद रखना माता के गर्भ से भ्रूण गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है, तो वे गर्भनाल से भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 195। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? किस विधि से दोस्तों? ए एक्सरे विधि, डी फॉसिल डेटिंग, सी फॉसिल फोटोग्राफी, डी MRI। दोस्तों याद रखना जीवाश्म का पता हमेशा फॉसिल डेटिंग से लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग और फॉसिल डेटिंग। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 196। युग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? किसने किया दोस्तों? ए लेमार्क ने, डी डार्विन ने, बी डार्विन ने या फिर सी मेंडल ने या फिर डी ब्रिज ने। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी डार्विन ने ये उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 197। समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है दोस्तों? A+1, B-1, C 0 या डी अनंत। दोस्तों याद रखना समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है दोस्तों? का आवर्धन होता है A+। ठीक है दोस्तों, A+1। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, +1 समतल दर्पण का आवर्धन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 198। किसी वस्तु के अवतल दर्पण और फोकस बीच रखा जाता है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ठीक है दोस्तों, तो याद रखना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, क्योंकि ये बहुत नज़दीक आ गया तो उसके पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 199। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, कौन सी होती है दोस्तों? ए 25 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 मीटर या फिर डी 2.5 मीटर। दोस्तों याद रखना ये होता है ए 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा पर्सन चेंज है, बाकी उत्तर से हमें अभी यानी पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 200। परितारिका किसके पीछे स्थित होती है? किसके पीछे स्थित होती है दोस्तों? ए पुतली के पीछे, बी रेटिना के पीछे या सी कॉर्निया के पीछे या डी नेत्र गोलक के पीछे। दोस्तों परितारिका होती है सी कॉर्निया के पीछे। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज हमने वीडियो पार्ट 3 बनाया था जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और अभी तक हमारे 200 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।